फणीश्वरनाथ रेणु साहित्य जगत के एक ऐसे कहानीकार हैं जो कि आंचलिक बोली का सर्वाधिक सहारा लेते हैं और एक ऐसा चमत्कार पैदा करते हैं अपनी कहानियों से कि वो देश काल बिंब का चित्रण एकदम सहज रूप से जीवंत हो उठता है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पंचलाइट। पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा कर करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है इस बार रामनवमी के मेले में। गांव में कुल मिलाकर 8 पंचायतें होंगी और हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स हैं। पेट्रोमैक्स वही जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही ये तय कर लिया कि ये जो 10 रुपए बच गए हैं ना, इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। अब बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुनः नहीं करना चाहिए। अरे, अंग्रेज राज बहादुर के राज में भी तो पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले के सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डब्बा माथे पर लेकर, उसके पीछे सरदार, दीवान और फिर पंच वगैरह वगैरह वगैरह। गांव के बाहर ही बामन टोले के फुटंगी झा ने टोक दिया, कहो महतो, हे, ललटेन कितने में खरीदाया है भाई तुम्हारा? ललटेन बुझाता नहीं है तुमको? कुछ भी नहीं दिखता है। ये पंचलैट है, पंचलैट। बामन टोली के लोग तो ऐसे ही ताप करते हैं। अपने घर की डिबरी को कहेंगे बिजल बत्ती और दूसरे की पंचलैट को कहेंगे ललटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े। चला रे चला, देखा पंचलैट आया है, पंचलैट। कहाँ है, क्या कर रहा है? चल चल चल, जल्दी जल्दी, अपना पंचलैट आ गया। हाँ हाँ, अपनी जाति का पंचलैट। छड़ीदार अंगनू महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा, दूर से जरा दूर से भाई, छूछा मत करो, देखे ना, संभाल के कहीं ठेस ना लग जाए। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगा, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाए लो। टोली के कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखिए, आज ना पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा और जो ये टोला में अपने बैताला लोग हैं ना, उनको पहले ही बता देता हूँ, आज अगर आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ ना, तो दूसरे दिन से एकदम में बैकाट होगा तुम लोगों का। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलैट, 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 चारों तरफ पंचलैट के सिवा कोई गप ही नहीं, कोई दूसरी बात ही नहीं, सिर्फ पंचलैट, पंचलैट और पंचलैट। उधर सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, जानते हैं, दुकानदारवा ने पहले हमको सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। हमने भी कह दिया, ए दुकानदार साहब, ये मत समझिएगा कि हम लोग एकदम में देहाती हैं। बहुत पंचलाइट देखा है हमने जिंदगी में। अब इसके बाद तो दुकानदार लगा हमरा मुंह देखने। बोला, आप तो जाति के सरदार लगते हैं। ठीक बात है, जब आप सरदार होके खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, आप भी का याद करेंगे। पूरे 5 कौड़ी में ही आपको हम दिए दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला था दुकानदारवा, बाकी पंचलाइट का बक्सा ना दुकानदारवा का नौकरवा देना ही नहीं चाहता था। तो हमने कहा, ए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट ले कैसे जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को तुरंत डांटा। बोला, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे घुर खेल करता है? चल दे चुपचाप बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, हम तो सर पे रखे थे ना, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलैट, लेकिन इन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल लाया और अब सवाल पैदा हुआ कि पंचलैट को जलाएगा कौन।
ये बात पहले किसी के दिमाग में आई ही नहीं। पंचलेट खरीदने से पहले किसी ने न सोचा और खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा सामग्री चौक पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोल अपना ताशा करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलेट पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई भी चीज ऐसी नहीं खरीदी थी जिसमें ये सब जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भैया रे गाय तो खरीद लूं, बाकी दूहेगा कौन। अब लो मजा। छा गई चारों ओर उदासी। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने आज अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। अब भला पंचलैट के सामने ढिबरी कौन बालता है। लेकिन सब किए किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान, छड़ीदार, किसी के मुंह में बोली नहीं थी। अब पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, ये हम कह ही रहे थे ना कि कल कब्जे वाली चीज का इंसाला नखरा बड़ा होता है। तभी एक नौजवान ने आकर सूचना दी, अरे देखिए ना, उधर राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पगला रहे हैं। बोलते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठक बैठक करो, तुरंत भग 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 जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो अब ये हंसेंगे ही। तभी एक बूढ़े ने आकर खबर दी, ये रुदलवास जो है ना, अपना बनिया है, बड़ा बतलंगा आदमी। कह रहा था कि पंचलेट के पंपू को जरा होशियारी से देना। उधर गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर लौट जाती थी। वो बोले तो कैसे बोले। उसे पता था कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, लेकिन गोधन का तो हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। यह गोधना बहुत दिनों से पंचों की निगाह में चढ़ा हुआ था। ससुरा दूसरे गांव से आकर बसा है और टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस मिल गया पंचों को मौका। 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। सो आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। अब उससे कहा कैसे जाए। और उधर मुनरी उसका नाम ले तो कैसे ले। और इधर इधर जाति का पानी उतरा जा रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली कान में डाल दी, एक कनेलिया, चिगो चिक धिन चिक चिक चिक। कनेलिया मुस्कुरा के रह गई। बकी गोधना तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से पहले। गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन कौन गोधना? वो गोधना जानता है बालना। बकी। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। दरअसल पंचों ने ही एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया था। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, अब देखिए ना भाई, जाति की बंदिशी कौन, जब ससुरा जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों दीवान जी? दीवान ने कहा, ठीक ही कह रहे हैं आप। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, जब सबका मर्जी है तो गोधना को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधना आने को राजी नहीं हो रहा साहब। कहता है इन पंचों की क्या परतीत, कल कब्जा बिगड़ गया तो मनो दंड जुर्माना हम ही को भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, कोनो तरह गोधना को राजी कराइए साहब, नहीं तो ससुरा कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, तनी हम देखें जरा उससे कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गईं और गोधन को मना लाईं। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। हुश हुश हुश। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा भाई पंचलेट? ले मजा। अभी दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट करने लगे गांव के लोग।
बिना बूझे समझे कोई भी काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर से मायूसी छा गई। लेकिन गोधना बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। देखिए एक काम कीजिए, थोड़ा सा गरी का तेल ला के दीजिए ना हमको। मुन्नी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा। पंचलैट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलैट की चाबी घुमाता और थोड़ी देर के बाद पंचलैट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधना है बड़ा काबिल लड़का। अंत में पंचलैट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी और कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलैट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधना ने सबका दिल जीत लिया। मुन्नी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा सुना माफ करना, मेरा कोनो कसूर था नहीं। वैसे सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से बुलाकर कहा, देखो भाई, तुमने जाति की रख ली है इज्जत। जाओ, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात हमरे ही घर में खाना खा लेना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुन्नी की ओर देखा। मुन्नी की पलकें शर्म से झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो, जय हो, जय हो। पंचलैट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। ये थी फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी पंचलैट। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, फिर सुनिएगा एक नई कहानी अपने दोस्त के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। फणीश्वर नाथ रेणु साहित्य जगत के एक ऐसे कहानीकार हैं जो कि आंचलिक बोली का सर्वाधिक सहारा लेते हैं और एक ऐसा चमत्कार पैदा करते हैं अपनी कहानियों से कि वो देश काल